Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the last video of the chapter Financial Statement Analysis. पिछली वीडियो में मैंने आपको यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तक करवा दिया था। आज मैं आगे आपको करवाना चाहती हूँ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। लिखिए सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी इम्पोर्टेंस होती है किसको, इंटरनल यूजर्स को भी होती है और एक्सटर्नल यूजर्स को भी होती है। तो ये पॉइंट आपको समझा रही हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और पार्टीज interested in फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, इन फाइनेंशियल जो कंपनी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के कुछ फायदे होते हैं। कुछ पार्टीज बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको हम पार्टीज कहते हैं। दो तरह की पार्टीज होती है, इंटरनल पार्टीज और एक एक्सटर्नल पार्टीज। जो कंपनी है उनको उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उनको चाहिए होती है। यूजर्स कहते हैं इनको, फाइनेंशियल एनालिसिस के यूजर्स कहा जाता है। हर बंदे को अपनी अपनी किसी न किसी नीड की वजह से, जरूरत की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपनी की देखनी होती है। हर बंदे का अपना अपना पर्पस अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल देती है, एक शेयर होल्डर है, वो क्यों इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसा लगा रखा है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में जानना चाहेगा। जबकि जो क्रेडिटर्स है वो क्या जानना चाहते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी मींस पेइंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहेगा कि वो अपनी जो कंपनी है अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट टाइम पर कर पाएगी या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देता है। सबसे पहले अब इंपॉर्टेंस में करेंगे, लिखिए नंबर 1 सिग्निफिकेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। आपको पता है कंपनी में मैनेजमेंट को क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, डिसीजंस लेने होते हैं, बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनानी होती है और कंट्रोल करना होता है बिजनेस को। तो वो ये भी देखना चाहते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जाननी होती है, कंपनी की सोल्वेंसी पोजीशन जाननी होती है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं हमारे मैनेजमेंट। तो वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स को क्या कर सके, पे कर सके। तो वो ना केवल कंपनी की करंट ईयर के प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देते हैं बल्कि वो ये चाहते हैं कि कंपनी जो आने वाले सालों में भी प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो मैनेजमेंट को ये हेल्प हो जाती है ये जानने में कि कंपनी की जो सेल्स है वो पहले से बढ़ी है या कम हुई है, कंपनी का प्रॉफिट पहले से बढ़ गया या कम हुआ, एक्सपेंसेस कंपनी के पहले से बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो मैनेजमेंट कैन मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ओन पॉलिसी। ये मैनेजमेंट ने अगर ये जानना है कि जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, जो हमने डिसीजंस लिए थे, जो वो सारे डिसीजंस फ्रूटफुल रहे कि नहीं रहे, फायदेमंद थे कंपनी के लिए कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि उनको नई पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैनेजमेंट के एफर्ट्स हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें पता चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, ये उनके एफर्ट्स हैं जो उन्होंने पास्ट में किए हैं। तो उन्होंने ना केवल करंट ईयर के लिए परफॉर्मेंस को देखना है बल्कि आगे आने वाले सालों के लिए भी उन्होंने प्लानिंग करनी है। तो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये जानने में कि कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। अगला पॉइंट आता है बेटा नंबर 2 सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टर्स। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वो पर्संस होते हैं, वो पार्टीज होती हैं जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं।
इनको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। जैसे कंपनी की वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, कंपनी की लॉन्गेविटी का मतलब जानना चाहते हैं। लॉन्गेविटी मीन्स वो चाहते हैं कि बिजनेस में उनका पैसा लंबे समय तक लगा रहे। अगर बिजनेस में प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस हैं, प्रोस्पेरिटी है, या अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छी है, बिजनेस की अच्छी है, तो ये और ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाने की सोचेंगे। ठीक है, क्या कंपनी टाइम पर उनको डिविडेंड दे देती है? जो शेयर होल्डर है उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। और उनका जो पैसा है बिजनेस में लगा हुआ है, एक तो डिविडेंड टाइम पर मिल जाता है वो, दूसरा उनका पैसा लगा हुआ सेफ भी है या नहीं। अगर तो उनका लगेगा कि पैसा हमारा डूबने वाला है, तो इससे अच्छा वो क्या करना शुरू कर देगा? डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि कैसी है कैपेसिटी। तो ये किसके लिए यूजफुल होता है? इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? जो कंपनी को कुछ जैसे गुड्स देते हैं। दो तरह के क्रेडिटर होते हैं बेटा। एक होते हैं बेटा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जो एक साल से ज्यादा के लिए कंपनी को क्या करते हैं? गुड्स प्रोवाइड करते हैं। और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कौन होंगे? जो एक साल तक के लिए कंपनी को क्या देते हैं? गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों का पर्पस अपना ये होता है, ये जानना कि वो कंपनी उनके पैसे को टाइम पर पे कर पा रही है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर क्या चाहते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। लिक्विडिटी का मतलब है कंपनी के पास इतने पैसे हैं, करंट एसेट में इतने पैसे हैं कि कंपनी की जो क्रेडिटर्स हैं, जो करंट लायबिलिटीज है, उनको क्या किया जा सके? आसानी से पे किया जा सके। तो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कंपनी को क्या बनानी पड़ती है? लिक्विडिटी रेशियो बनानी पड़ती है, जिसके अंदर दो रेशियोज आती है। एक करंट रेशियो, ये आगे जाकर मैं चैप्टर नंबर 5 जब कराऊंगी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए कंपनी को दो रेशियोज बनानी होती है, करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है वो ये जानना चाहते हैं कंपनी की या बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कि वो पे कर पाएगी उनके डेट्स को, शॉर्ट टर्म डेट्स को या नहीं। नंबर 2, इसी में मैंने बोला लॉन्ग टर्म क्रेडिटर क्या जानना चाहते हैं? वो दो बातें जानना चाहते हैं। एक तो ये कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर के इंटरेस्ट की टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएगी या नहीं। और दूसरा, जब उनका टाइम आ जाएगा पेमेंट करने का, जैसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर 5 साल के लिए कंपनी ने लॉन्ग टर्म या तो लोन ले रखा था या गुड्स ले रखी थी, तो जब उनका टाइम पीरियड आ जाएगा मनी वापस लेने का, तो कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि वो उनको पे कर पाएगी या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है क्रेडिटर्स को जानने के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं कि कंपनी इतना पैसा कमा पा रही है कि उनको आसानी से इंटरेस्ट दे पाए। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो से कंपनी की लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी के बारे में जाना जाता है कि कंपनी जो अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिटर की पेमेंट टाइम पर कर पाएगी या नहीं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है क्रेडिटर्स की। ये सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। हमारी जो कंपनी की क्या है फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, उसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये जज करना होता है कौन सी इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, डिजायर्ड लाइन पर जा रही है, और कौन सी इंडस्ट्रीज को अभी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे करती है? जीएसटी रिड्यूस कर दिया जाता है उन इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, कि जिनका प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉस्ट के कंपैरेटिवली कम है, मतलब कॉस्ट ज्यादा इवन की प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो कंपनी उन पर जीएसटी क्या कर देगी? कम कर देगी। जबकि इसके विपरीत क्या होगा? इससे उल्टा ये होगा, जिन कंपनीज में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हाई है और कॉस्ट कम है, तो कंपनी वहां पर क्या कर देगी? जीएसटी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, प्राइस रेगुलेशन पॉलिसी अपना लेगी। मतलब कहने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चलता है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है ये जानने में कौन सी इंडस्ट्रीज को हेल्प करने की जरूरत है, उनको जीएसटी को रिड्यूस करना चाहिए, और कौन सी इंडस्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लगाया जाए, क्योंकि उनका बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस फॉर किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये?
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है? जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है, जैसे आईडीबीआई हो गई और आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है, आईएफसी हो गई। तो ये क्या देती हैं? ये कंपनी को लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस को भी कंपनी की क्या चाहिए? जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, तो ये क्या करते हैं? बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी, जिसको हम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कहते हैं, कैसी है, और कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है कि ये टाइम पर पैसा दे पाएगी कि नहीं। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन देता है, बैंक कंपनी को लोन देता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले कंपनी को लोन देते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी पोजीशन मींस पेइंग कैपेसिटी कैसी है, कि इनको टाइम पर मनी वापस भी हो जाएगी या नहीं। दे वांट टू असेस नॉट ओनली द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस बट आल्सो इट्स लाइकली पोजीशन इन द फ्यूचर, कि ना केवल अब की पोजीशन बल्कि फ्यूचर में इनकी पोजीशन क्या होने वाली है वो भी जानना चाहते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो उससे हमारा कंपैरिजन हो जाता है कि प्रीवियस ईयर की कंपैरेटिवली कंपनी की जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है पहले से अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है। उसके बाद आता है बेटा 6 पॉइंट, सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉइज। जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी में क्या करते हैं? काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं। तो वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से उनको भी क्या होता है? फायदा होता है। अब जिस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ज्यादा होगी तो वो बोनस की डिमांड करेंगे, वो ये चाहेंगे कि उनके वेजेस क्या हो जाए? पहले से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट भी अगर बढ़े हैं तो उनकी मेहनत का फल है। तो वो अपनी यूनियंस के थ्रू क्या करेंगे? अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएशन की जाएगी किसके साथ? ट्रेड यूनियन जो है ओनर्स के साथ क्या करेंगे? एग्रीमेंट्स करेंगे कि प्लीज हमारा क्या कर दीजिए? बोनस को इंक्रीज कर दीजिए, कि आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? पहले से बढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है ट्रेड यूनियन को ये जानने में कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। उसके बाद आता है नंबर 7, सिग्निफिकेंस फॉर, लिखिए, सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज, फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जाता है? सिक्योरिटीज को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज होती हैं वो एनालाइज करती हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि ये पता चले प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है या अर्निंग पर शेयर, हर शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हो रही है, ताकि इस एनालिसिस की हेल्प से वो मार्केट प्राइस को देख सके, मार्केट प्राइस को डिसाइड कर सके कि अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हो रही है। तो वो मार्केट में प्राइस को डिसाइड करना चाहते हैं शेयर की। तो इसके लिए भी उनको क्या चाहिए? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। आगे लिखिए बेटा नंबर 8, ये सिग्निफिकेंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया है ना कि ये हेल्पफुल है सबके लिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एम्प्लॉइज हो, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज हो। और ये हेल्पफुल है किसके लिए बेटा? सिग्निफिकेंस फॉर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए। अब टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या करती हैं? वो टैक्स लगाती हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके देखना पड़ता है। ठीक है, कहते हैं दे एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी टू नो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजन। उन्हें ये देखना होता है कि आज जो इन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, वो क्या प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाई है कि नहीं बनाई, एंड वेदर द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल एंड प्रॉफिट्स आर करेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इन्होंने क्या लगाना होता है? जीएसटी लगाना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो भी ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो प्रोडक्शन बता रहे हैं, जो सेल्स बता रहे हैं, जो प्रॉफिट बता रहे हैं, वो सही इन्होंने बताई है, फिगर्स सही बनाई है या नहीं बनाई, इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करती है टैक्सेशन अथॉरिटीज की भी। उसके बाद लिखिए नंबर 9, राइट डाउन नंबर 9, इसके 10 पॉइंट्स हैं बेटा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, significance
फॉर रिसर्चर्स। जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये सर्च करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे चल रही है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू अ रिसर्चर हु इज कंडक्टिंग रिसर्च इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कि जो रिसर्चर क्या चाह रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जानना चाहते हैं, एफिशिएंसी देखना चाहते हैं कंपनी की, उसकी साउंडनेस जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से पता चल जाता है। तो जो रिसर्चर्स है उसके लिए भी हमारी कंपनी की एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या है, यूजफुल है। अगला आ जाता है नंबर 10, सिग्निफिकेंस फॉर अदर पार्टीज। अब हमने इतनी सारी पार्टीज कर ली जो इंटरेस्टेड है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। आप कहते हैं कुछ और पार्टीज भी होती है जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी क्या रखती है, अपना ध्यान, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। हर एक का अपना अपना व्यू होता है, किसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक की अपनी नीड है, वो अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका अपना अपना कोई ना कोई पर्पस होता है जिस वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को एनालाइज करते हैं। तो बेटा ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कराए हैं ये क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है। या अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, टेल मी द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, तो हमने ये पार्टीज को कर लिया। तो अब जो लास्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब हम वो पॉइंट करते हैं। अब बेटा अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो काफी सारी पार्टीज के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पता है कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, और क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया जाता है, इवन की हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट्स कंपनी के अंदर हम बनाते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या लिखा हुआ सुनिएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट themselves suffer from certain limitations, as these limitations are also the limitation of their analysis. For example, sometimes the information given in the financial statement are incomplete and अनऑथेंटिक। कहते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है कि ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किस पर बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स दी होती है वो कई बार पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है और ऑथेंटिक भी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कि जो हमारी, आपको पता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमने किए थे, जैसे आपने +1 में काफी सारे कंसेप्ट्स किए थे, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट किया था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट किया था, कई तरह के किए थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो हमारी जो अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसके ऊपर बेस्ड है, इन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। तो उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। तो कहता है द यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज डिक्रीज्ड ड्यू टू शॉर्ट कमिंग। कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, शॉर्ट कमिंग में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो हम उसी के ऊपर बेस्ड क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो किसकी की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर की जाती है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड है, कुछ कन्वेंशंस पर बेस्ड है, कुछ कंसेप्ट्स पर बेस्ड है, जिसकी अपनी ही कुछ लिमिटेशंस है। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल नहीं होती। सेकंड पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊं विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो होती है कुछ, दिखाई कुछ और जाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए मैंने कपड़े ले लिए हैं, मैं बाजार में गई
तो मैंने देखा बाजार में ना मुझे एक ऐसी शॉप नजर आ रही है जिसमें बाहर स्टैचू खड़े हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हुए हैं। तो मैं बड़ी अट्रैक्ट होगी कि हाँ इस दुकान में तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी विंडो पर जो अपनी दुकान की खिड़की है वहां पे पास में स्टैचू रख दिए, सुंदर सुंदर कपड़े बना दिए। अब मैं वहां दुकान पे गई तो मुझे क्या नजर आया, मुझे ये नजर आया, मैंने सारे कपड़े उन्होंने बहुत सारे मुझे दिखाए और मुझे पसंद कोई भी नहीं आया। मीन्स कहने का उन्होंने शो ऑफ तो कर दिया, दिखा तो दिया कि हमारी दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास कुछ भी खास सामान नहीं था। सेम इसी तरह एक कंपनी क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट इस तरह से प्रेजेंट करती है कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है कि इनके पास तो बहुत कुछ है। मतलब कहने का अगर कंपनी ने किसी से लोन भी लेना ना तो वो कंपनी की पोजीशन को देख के लोन दे देते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कंसील करना, कई बातों को छुपा लिया जाता है, जो कमियां होती है वो छुपा ली जाती है और बढ़ा चढ़ाकर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई जाती है। मीन्स अकाउंट्स में इस तरह से मैनिपुलेशन की गई, चेंजेस किए गए कि बंदे को, सामने वाले को कंपनी की पोजीशन अच्छी लग रही है तो बंदा तो विश्वास कर लेगा ना कंपनी पर। तो कहने का मतलब है कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, कंपनी शो ऑफ कर रही है, एक्चुअल पोजीशन कुछ है लेकिन दिखाई कुछ और जा रही है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी तो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो जब इसके ऊपर बेस्ड होगा तो कंपनी का रिजल्ट क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि 1 मार्क में यही वाला पॉइंट पूछा जाता है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग कंपनी की लिमिटेशन कैसे है। अब इन्होंने इसके अंदर एक एग्जांपल और भी दिया विंडो ड्रेसिंग का। दे मे नॉट रिकॉर्ड द परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए उसने साल के एंड में कोई परचेजेस किए हैं तो उन्होंने उसको दिखाया ही नहीं, और दे मे ओवर वैल्यू देयर क्लोजिंग स्टॉक, या क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू में ज्यादा स्टॉक दिखा दिया है। इन सच केसेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मिसलीडिंग, कि उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, एक्चुअल पोजीशन कुछ और दिखाई कुछ और जा रही है। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या है, एक लिमिटेशन है। आगे लिखिए थर्ड पॉइंट, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, कि आपको पता है प्राइस एक जैसे तो नहीं रहते, क्या आता रहता है, प्राइस लेवल में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें प्राइस लेवल के जो चेंजेस है उसको शो ही नहीं किया जाता। जो फिगर्स गिवन है, जो पिछली गिवन है, हम उसी के साथ तो कंपैरिजन करते हैं। कहते हैं जो पास्ट ईयर में हमें फिगर्स दे रखी हैं उसके साथ कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर का, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे प्रीवियस ईयर से परफॉर्मेंस कैसी हुई है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए 2019 में फर्म ने 10,000 मीटर कपड़ा 10 लाख का बेचा था, ठीक है, और उसी सेम फर्म ने क्या किया 2020 में बेचा है 10,000 मीटर कपड़ा ही, लेकिन 15 लाख में, ठीक है। उन्होंने ये तो बता दिया कि पिछले साल हमारा 10 लाख का बिका था कपड़ा और इस साल 15 लाख का बिका। तो अगर हम देखें तो सेल कितनी होगी, इंक्रीज 50% इंक्रीज हो गई। जबकि क्या बात है, एक्चुअल में द सेल हैव नॉट इंक्रीज एट ऑल एज सफिशिएंट एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल। मतलब कहने का अब हम ये तो कह रहे हैं कि पिछले साल 10 लाख का कपड़ा बिका था, अब 15 लाख का बिका, तो 50,000 इंक्रीज हुआ। पर आप इस चीज को तो समझो कि पिछले साल हमारा जो कपड़ा आया था वो कितने का था और अब कितने का। क्या हमने उस प्राइस लेवल चेंजेस को देखा? नहीं देखा ना। तो प्राइस लेवल चेंजेस को हमने देखा ही नहीं, तो यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी ये क्या है, एक लिमिटेशन है। अगला पॉइंट लिखिए नंबर 4, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कहता है इफ टू फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज द कंपैरिजन बिटवीन द टू विल नॉट बी रिलायबल। कि जो कंपनी है, जैसे अब मान लो हम 2 फर्म्स हैं, एक फर्म ने किसी और पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, दूसरी फर्म ने किसी और पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, तो क्या आप उनका कंपैरिजन कर पाओगे? अगर मान लो कंपैरिजन कर भी देते हो ना तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक फर्म ने कोई और मेथड लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड है, एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब एक फर्म ने मान लो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगाया है और दूसरी फर्म ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया डेप्रिसिएशन का, तो क्या हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे फर्म्स का?
नहीं ना, क्योंकि दोनों का मेथड क्या है, अलग है। सिमिलरली द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के कई मेथड्स हैं। अब एक फर्म ने कौन सा मेथड लगाया, दूसरी ने कोई और मेथड लगाया, तो हम उन फर्म्स का क्या नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच फर्म में गिव मिसलीडिंग पिक्चर, क्योंकि जब फर्म ने मेथड ही अलग अलग फॉलो किया है, तो अगर मान लो हमने कंपैरिजन कर भी दिया तो ये हमें मिसलीडिंग पिक्चर देगा, यानी कि हमारे एक्यूरेट रिजल्ट को नहीं बताएगा। तो फाइनेंशियल एनालिसिस की ये क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5, इफेक्ट ऑन पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट स्पीक एनी बाय देमसेल्फ। अपने आप जो फिगर्स दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी फिगर्स है वो अपने आप में कुछ नहीं बोलती, हमें क्या करना पड़ता है, हमने खुद उसको एनालाइज करना होता है। एनी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज फिगर्स, कि हम अपने आप कोई कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिया वो दी है, लेकिन हम वो अपने आप में कुछ नहीं बोलती। कंक्लूजन ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ दीज फिगर्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड नॉलेज। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे पे जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, एनालाइज किया है। और हर बंदे की अपनी एबिलिटी अलग होती है, नॉलेज अलग होती है। अब जैसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल वन एनालिस्ट में कंसीडर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स whereas the other analyst may consider the profit before tax। अगर हम निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया उस पर हमने कितना रिटर्न किया, तो उसके फार्मूले में हम एक बंदे ने ले लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक बंदे ने ले लिया अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसने आफ्टर टैक्स ले लिया, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा, नहीं ना। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, हर बंदे की अपनी अपनी नॉलेज है, हर बंदे की अपनी क्या है, एबिलिटी है। तो उसने फार्मूला और लगा दिया, उसने और लगा दिया, तो क्या रिजल्ट सिमिलर होगा, नहीं ना। द टर्म कैपिटल में मीन ओनली द शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, आपको पता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस होता है। वेयर एज द अदर एनालिस्ट में टेक द शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर वो कैपिटल ले एक बंदा क्या ले, कैपिटल को शेयर होल्डर फंड अज्यूम करे कि कैपिटल के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर फंड आता है, दूसरा बंदा सोचे कि कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स है, वो कैपिटल है, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा, नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एनालिस्ट है उसकी अपनी बायसनेस के ऊपर, उसकी अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है। यानी कि कहने का मतलब है एक बंदे ने अगर पर्सनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग फार्मूला कुछ और लगाया है, रिटर्न ऑन कैपिटल का फार्मूला कुछ और लगाया है, और दूसरे बंदे ने उसका फार्मूला कुछ और लगाया है, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, वेरी करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या है, एक लिमिटेशन है। अगला आता है नंबर 6, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। क्या फ्यूचर सर्टेन है कि ये होगा, जो मैं सोचूंगी क्या वही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, जो मैं सोच रही वैसा ही होगा। फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, कि जो हमने प्लानिंग की है, कई बार क्या होता है प्लानिंग धरी रह जाती है, फ्यूचर में उससे उल्टा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे। मतलब कहने का, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो करते हैं वो पास्ट ईयर की इवेंट्स को, पास्ट ईयर के जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो आइटम्स दे रखे हैं, उसको करंट ईयर के आइटम से कंपेरिजन तो करते हैं, ठीक है। हमें ये पता चलता हमारा बिजनेस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे लिए क्या यूजफुल हुआ, वो ये कहता है जरूरी तो नहीं कि जो हमने प्लानिंग फ्यूचर के लिए की है तो वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। कहते हैं चेंजेस आते रहते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों को आपकी प्रोडक्ट पसंद ही ना आए, तो आपने तो ज्यादा सारी प्रोडक्ट बना के रख दी कि उसकी डिमांड होगी, लेकिन डिमांड कम हो गई, या फर्म की पॉलिसीज में क्या आ गया, चेंजेस आ गए, या कंपटीटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, जिस वजह से जो हमने सामान बनाया था वो बेकार हो जाएगा हमारे लिए, उसको सेल में लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि फोरकास्टिंग जो है, जरूरी नहीं कि जो हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो यानी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसकी क्या है कि लिमिटेशन है। नंबर 7, डिफिकल्टी इन, सॉरी पहले लिख लीजिए, लैक ऑफ क्वालिटेटिव
एनालिसिस। अब आपको पता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं, चाहे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करें चाहे वर्टिकल एनालिसिस करें, वो कौन सी टर्म्स का करते हैं, जो ऐसी ट्रांजैक्शंस को जिनको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। ऐसी आइटम्स भी तो होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन भी तो होती है एक्चुअल में जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं जिनको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मैनेजमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, बिजनेस की रेपुटेशन में चेंजेस आते हैं, जो मैनेजमेंट का अपने लेबरर के साथ क्या है एक रिलेशन बना हुआ है, या फर्म की एबिलिटी है कि वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, या हमारी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, या हमारा कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है। तो ये सारी बातें क्या मनी की फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सी क्वालिटेटिव है, मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, इनको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। मीन्स दो तरह की बातें हम इस कहते हैं, एक तो होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। बिजनेस में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जिनको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी तो होती हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको तो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं लेकिन हमारे लिए दोनों एस्पेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव तो ले लिया जाता है, क्वालिटेटिव को इग्नोर करने की वजह से तो हमारा जो कंप्लीट एनालिसिस वो नहीं हो पाता। तो ये जो है फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या है, एक लिमिटेशन है। अगला आता है नंबर 8, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एनालिसिस assume significance only when compared with the figures of the previous period। अगर तो हम क्या करें, प्रीवियस ईयर की फिगर्स को करंट ईयर की फिगर से कंपैरिजन करें, फिर तो हमें समझ आती है रिजल्ट के बारे में कि परफॉर्मेंस डाउन हुई या अप हुआ। जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू सेल्स इज 12% एंड वेदर दिस इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट विल डिपेंड अपॉन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि हमारा पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट है वो सेल के 12% है, यानी कि मान लीजिए हमने सेल अगर 1 लाख करी है तो 12% प्रॉफिट है, यानी कि 12,000 प्रॉफिट है। कहता है ये सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, ये तब डिपेंड करता है जो पिछले साल हमारा कैसा था। जैसे पिछले साल हमारा 10% ऑफ सेल था इन द प्रीवियस ईयर, इट मे बी कंसीडर टू हैव डन बेटर दिस ईयर। कि पिछले साल के कंपैरेटिवली हमने क्या किया है, अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि पिछले साल सेल के ऊपर हम 10% कमा रहे थे, अब हम सेल के ऊपर कितना कमा रहे हैं, अब 12% कमा रहे हैं। फिर तो ठीक है कि हमें समझ आ जाता है कि जब 2 सालों का कंपैरिजन हो रहा है फिर तो कहता है, लेकिन कहता है हाउ एवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 ईयर मे नॉट बी कंपेरेबल ड्यू टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। कई बार क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ जाता है तो ये हम कंपैरिजन इजिली नहीं कर पाते। तो ये कंपनी की क्या है, एक फाइनेंशियल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि हम जब सिंगल ईयर की एनालिसिस कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा था वर्टिकल एनालिसिस जिसमें हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट किया था। कॉमन साइज स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनाए थे, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट करी थी, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L किया था। तो कहते हैं एक सिंगल ईयर का हम कंपैरिजन तो कर नहीं पाते, एक आइटम को टोटल आइटम से देख लेते हैं कि कितने परसेंट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो अच्छा रिजल्ट नहीं बताता। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमने अभी लिमिटेशंस की हैं वो कहते हैं, ये कहते हैं कि these are it is clear from the above mentioned limitation that the result obtained from analysis of financial statement should not be taken as the true indicator of the strength and weakness of the concern. The result obtained from analysis must be read carefully and cautiously। मतलब कहने का क्या है कि जो भी हमारा रिजल्ट निकला है वो पूरी तरह से हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर के बारे में बताए, कि स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के बारे में बताए। बड़े ध्यान से हमें रिजल्ट को तैयार करना होता है। तो जो कहता था लिमिटेशन ऑफ एनालिस्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड while taking decision based on the result obtained from such analysis। कि ये जो लिमिटेशंस बनाई गई हैं एनालिसिस की, ये माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। यानी कि जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए प्रीवियस ईयर के साथ, तो हमें कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या किया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी किसको यूजफुल है, वो कौन सी पार्टीज है जो इंटरेस्टेड है
इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए, मीन्स ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है। तो बेटा आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है, वैसे मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी जो फीचर्स है वो क्या थे। फिर मैंने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कराया था, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस बताया, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेस क्या है, और आज मैंने आपको सिग्निफिकेंस कराया कि ये अकाउंट जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर मैंने लिमिटेशन कराई। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।